अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये इससे पहले वाले जितने भी टॉपिक्स थे उनसे चेंज है, लेकिन आने वाले एक दो और टॉपिक्स होंगे जिसमें ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, तब जाके वो आपको समझ आएंगे। और ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो ज़रूर जिनसे आपके लिए क्वेश्चन आएगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। तो देखिए, अब अगर आप एक ऑब्जेक्टिव को याद कर लेते हैं, ठीक है, वो मैथ एक ऐसी चीज़ है जो समझने की चीज़ है, और अक्सर जो हमारा ये नेशन ही ऐसा है कि हम बहुत नासमझ लोग हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मैथ को समझे। मुझे बहुत सारे फॉलोवर्स ऐसे है जो कमेंट करते हैं या फिर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके कहते हैं कि हमें मैथ्स के एमसीक्यूज़ भेजिए, हमें अपने एमसीक्यूज़ के नोट्स भेजिए। एमसीक्यूज़ का कोई नोट्स नहीं होता, मैथ्स में एमसीक्यूज़ का कोई नोट्स नहीं होता। एमसीक्यूज़ आप खुद से भी बना सकते हो। आप याद रखिए, टेस्ट में आपको कहीं से भी कोई भी एमसीक्यूज़ उठा के ला के रख देंगे और एक ही सवाल के 3-4 सही जवाब हो सकते हैं। मैथ में ये पॉसिबल है, मैथ में ये पॉसिबल है। और जब ये पॉसिबल है तो इसका मतलब आपने अगर एक भी जवाब मिस कर दिया और टेस्ट में वही जवाब आ गया तो आप कैसे करेंगे। तो इसलिए आप मैथ को समझे और समझकर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से ये होगा कि जब टेस्ट है, टेस्ट में टाइमिंग कम होती है, तो आपको प्रैक्टिस की वजह से आप चीज़ों को जल्दी हल कर सकोगे। और समझ के आप करोगे तो एक टॉपिक को समझ के आप यूँ समझ ले, आप उस टॉपिक से रिलेटेड अपने 10, 20, 25 ऑब्जेक्टिव आपने कवर कर ले। तो वो 25 ऑब्जेक्टिव वो लोग भी कमाल के होते हैं जो मैथ को रट्टा लगा लेते या मैथ को याद कर लेते। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि उनके आईक्यू लेवल कितना ज़्यादा होगा कि वो मैथ को रट्टा लगा सकते। मैंने तो आज तक मैथ को मैं रट्टा नहीं लगा सकी। तो आज का ये टॉपिक इसलिए भी, इससे पहले मैं इतनी ज़्यादा बातें भी कर रही हूँ, सॉरी फॉर देट, लेकिन प्लीज़ कोशिश करें चीज़ों को समझे बजाय उनको याद करने के। आप इस्लामियात, साइंस या किसी भी दूसरे सब्जेक्ट को याद कर सकते हैं क्योंकि वो चेंजेबल नहीं है। लेकिन मैथ एक ऐसा है, इसमें वैल्यूज़ को चेंज कर दिया, आंसर चेंज हो जाएगा। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ही नहीं जिसको आप रट ले या बस याद कर ले और बस आपका हो गया। तो कोशिश करें। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप हमेशा आपका कनेक्शन रहेगा। अगर आपकी जॉब हो गई तो कनेक्शन रहेगा, अगर अल्लाह ना करे जॉब नहीं हुई तो आप किसी और जॉब के लिए तैयारी करेंगे, वहाँ पे भी मैथ होगा। तो इन चीज़ों को समझे और समझ कर चलिए। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। पहले मैंने आपको समझाना है कि प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, ठीक है। और ये जो टॉपिक है ये क्लास 8 के बुक से मैंने लिया है, यूनिट नंबर 4 में है। तो ये आपके कोर्स में मौजूद है, ठीक है, ये आपके कोर्स में भी मौजूद है। और ये वैसे ओवरऑल एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो टेस्ट से रिलेटेड बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसी वजह से आप चाहे तो क्लास 8 के बुक में यूनिट नंबर 4 में इस टॉपिक को देख सकते हो, वहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मौजूद है, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको थोड़ा बहुत समझाऊंगी कि जो ऑब्जेक्टिव्स है वो बनेंगे तो कैसे बनेंगे। तो इन चीज़ों को आपने दिमाग में रखना है और कोशिश करें ये चीज़ें जो मैं आपको लेक्चर में समझाती हूँ इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले। प्रैक्टिस ज़रूर करें, हफ्ते में एक दफ़ा हर चीज़ को एक दफ़ा रिवाइज कर ले, प्रैक्टिस कर ले, इंशाल्लाह फिर आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। ओके, तो प्रॉफिट और लॉस से पहले आपको दो टर्म्स सीखने होंगे, एक है कॉस्ट प्राइस, एक है सेलिंग प्राइस, ठीक है। आप कोई चीज़ ख़रीदेंगे और फिर उसको बेचेंगे तब जाके आपको फ़ायदा या नुकसान होगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस को जो डिनोट करते हैं CP से, ठीक है। हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में कॉस्ट प्राइस नहीं लिखा जाए और CP लिख दी जाए, या फिर एक ऐसा ऑब्जेक्टिव आ जाए जिस पे लिखा जाए कॉस्ट प्राइस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग, फिर CK इस तरह से दे दे। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखें, ठीक है, कि CP का मतलब है कॉस्ट प्राइस एंड SP का मतलब है बस सेलिंग प्राइस। अब एक डेफिनेशन ये भी बन जाता है, एक ऑब्जेक्टिव आपके लिए बन जाता है, यहाँ पे मिसिंग कर दे इज़ अ पार्ट एट विच अ पर्सन बाइज अ थिंग, और नीचे हो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, ठीक है। व्हाट इज़ अ पार्ट एट विच अ पर्सन बाइज एन आइटम। तो आपको पता हो कि कॉस्ट
कॉस्ट प्राइस इज़ अ पार्ट एट विच अ पर्सन बाइज अ थिंग। तो ये एक ऑब्जेक्टिव आपके लिए आ सकता है। दूसरा है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को एसपी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कहते हैं सेलिंग प्राइस इज़ अ पार्ट एट विच अ पर्सन सेल्स एन आइटम। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे बाइज एन आइटम एंड सेलिंग प्राइस पे सेल्स एन आइटम। तो यहाँ पे आइटम की जगह वर्ड चेंज हो सकता है, थिंग लिख ले। ठीक है, तो आप ये सीखे कि ओवरऑल जो सेंटेंस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या बोल रहा है। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस मिटा दे। ठीक है, डैश इज़ अ पार्ट एट विच अ पर्सन सेल्स द थिंग्स। तो नीचे ऑप्शन आपको दे दे, या फिर यहाँ पे सेलिंग प्राइस इज़ अ पार्ट एट विच अ पर्सन, यहाँ से सेल को मिटा दे और लिख ले एन आइटम। और आपको कहे कि जो मिसिंग वर्ड है वो जो राइट मिसिंग वर्ड है वो आप चूज़ कर ले। तो ये वो लाइन्स है, डेफिनेशंस हैं जो आपके लिए ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। अच्छा, अब हमने कोई चीज़ ख़रीद ली, जैसे कि हमने 100 रुपये का कुछ ख़रीद लिया, वो क्या हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। फिर उसी को हमने भेजा 400 का, ये क्या हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 400। अब हम उसका प्रॉफिट मालूम करेंगे। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, ये भी ऑब्जेक्टिव आपके लिए आ जा सकता है। नीचे हो लॉस, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस, क्या है सही जवाब बताए। ठीक है, तो प्रॉफिट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब हमने क्या किया, हम देख सकते हैं कि हमें सेलिंग में ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है, कॉस्ट में कम है। तो टू सम हमें पता है कि भाई हमें प्रॉफिट हुआ है, लेकिन कितना प्रॉफिट हुआ है वो बताना है। अब वो कैसे, यहाँ पे तो मैंने छोटे नंबर्स लिए, वो आपको बड़े से बड़ा नंबर देंगे, तो वो आपने इस फार्मूले से मालूम करना है। ये प्रॉफिट का फार्मूला है, इसको याद कर लें। इसमें क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट सेलिंग प्राइस 400 माइनस कॉस्ट प्राइस 100, और जवाब क्या आया हमारे पास 300। याद रखें जो प्रॉफिट है उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो 300 हमें फ़ायदा हो गया। अब चेंज हो जाता है, हमने एक चीज़ ख़रीद ली 500 की और जब बेची तो वो हमें 350 की हमसे गई। तो अब हम देख रहे हैं कि भाई ख़रीदा है महंगा और जो सेलिंग प्राइस है वो कम है। लाजमन सी बात है, लॉस हुई है, लेकिन कितना लॉस हुआ है वो फाइंड आउट करना है। तो लॉस क्या होता है, लॉस एक डिफरेंस है बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। याद रखना प्रॉफिट क्या है, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस है। सेलिंग प्राइस से हम कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। लेकिन लॉस क्या है, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, यानी कीमत खरीद और कीमत फ़रोख्त का फ़र्क है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कीमत फ़रोख्त और कीमत ख़रीद आगे पीछे करने से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है मैथ में। तो यहाँ पे उसी चीज़ को लॉस कहते हैं जब आपका जो कीमत फ़रोख्त है वो कम हो। तो इसी वजह से हम बड़े चीज़ से कॉस्ट प्राइस, बड़े चीज़ से छोटे चीज़ को माइनस करेंगे। और यहाँ पे जब प्रॉफिट है आपका, जो कीमत फ़रोख्त है वो ज़्यादा है, तो फिर आप बड़े चीज़ से छोटे चीज़ को जो कीमत ख़रीद है वो माइनस कर देंगे। अब हमने, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है 500 है, माइनस सेलिंग प्राइस हमने क्या कहा 350। ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या आया, ये देखिए 500 में से जब 300 जाएंगे आपके पास 200 बचेंगे, 200 में से 50 जाएंगे तो 150। आपको नुकसान कितना हुआ है 150। तो ये तरीक़ेकार है कॉस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस मालूम करने का। अब इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव आपके लिए आ सकता है। ठीक है, ये चीज़ें आपने लिख ले। अब मैं यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्टिव बनाती हूँ। मान ले वो आपको ऑब्जेक्टिव देंगे कि अली ने एक कार ख़रीदी 5 लाख की। ठीक है, उसकी कॉस्ट प्राइस 5 लाख की थी, और उसे जो सेलिंग प्राइस है, अली ने जो कार ख़रीदी थी वो उसको पड़ी 3,80,000 की। तो अब आप कैसे, आपको वो पूछेंगे, वो कहेंगे फाइंड आउट कि अली को कितना नुकसान हुआ। सही जवाब, नीचे से सही जवाब आपने लेना है। ठीक है, तो वो जवाब में आपको डिफरेंट
ऑप्शंस देंगे। ऑप्शन वन होगा आपके पास फॉर एग्जांपल 3 लाख, ये आपके पास ऑप्शंस है। अब आप ऐसे तुक्का तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। आपको कंफर्म करना है कि आपका जो जवाब है वो सही है, तो आप फ़ौरन से क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि ये जो उसका सेलिंग प्राइस है कम है, तो इसका मतलब लॉस हुआ है। तो आपने लॉस का जो फार्मूला है वो अप्लाई करना है, जिसमें क्या था, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, ठीक है। तो आप इसको माइनस कर दें। माइनस करने का जो सिंपल तरीका, आप ऐसे लिख ले या फिर माइनस, ठीक है। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया एंड 0 से 0 गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 5 से इस 0 को 1 कैरी करेंगे तो ये 1 0 के साथ लग जाएगा 10, 10 में से 8 गए 2, यहाँ पे 5 से 1 वहाँ पे देते तो कितने बचे, 4, 4 में से 3 गए 1। तो क्या आया आपका आंसर, ये। और इसको आपने सेलेक्ट करना है। तो ये इस तरह से आपको काम आएगा। अब आप वहाँ पे तुक्का लगा ले, अंदाज़ा लगा ले। अंदाज़ा लगाने से अच्छा नहीं है कि आप इस छोटे से फार्मूला से इसको सॉल्व कर ले। तो इस फार्मूले को आपने याद करना है। फार्मूले को इसलिए भी याद करना है कि ये खुद ऑब्जेक्टिव आ सकता है, या फिर इसलिए भी याद करना है कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए और बताए कि भाई प्रॉफिट और लॉस बता दो, ठीक है। तो वो इस तरह से आपने करना है। प्रॉफिट और लॉस किस तरह से फाइंड आउट करना है, ये तो मैंने लॉस का क्वेश्चन बनाया, प्रॉफिट का भी आ सकता है। और जैसे कि ये कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, SPCP, इसका मतलब क्या है ये भी याद कर लो। और जो बाकी डेफिनेशन जैसे मैंने बताया, सेलिंग प्राइस इज अ पार्ट एट विच अ पर्सन सेल्स एन आइटम, तो इसको भी याद कर लो। ये लाइन आपके लिए ऑब्जेक्टिव बन के आ सकता है। और नीचे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, बोथ ऑफ अबव, नन ऑफ अबव का ऑप्शन आ सकता है। सही ऑप्शन के लिए आपको ये चीज़ें याद होना चाहिए। अब इसको रट्टा नहीं लगाना है, बस आपको पता होना चाहिए कि सेलिंग प्राइस एक पार्ट है जिस पे कोई बंदा किसी चीज़, किसी आइटम को बेच देता है। ये तो हो गया। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज मालूम करना है। हमने पता किया कि इसको फ़ायदा हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। अब फ़ायदा कितना परसेंट हुआ है या लॉस कितना परसेंट हुआ है वो पता करना है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस समझने के बाद अब हम समझेंगे प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। लेकिन परसेंटेज पे भी आपसे सवाल किया जा सकता है, ठीक है, कि परसेंटेज क्या है। तो हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव आपके लिए आ जाए। ये आपके बुक में है, मीनिंग ऑफ परसेंटेज इज़ फ्रॉम द अनरेस्ट, ठीक है। यानी जैसे कि हम लिखते हैं फर्स्ट, सेकेंड, अच्छा, थर्ड, तो इसी तरह से आता है अनरेट, ठीक है, अनरेट। तो इसका जो एक हिस्सा होता है वो परसेंटेज कहलाता है। यानी 100 में से कितने आपको इससे मिले और कितने आपको नहीं मिले, वो परसेंटेज कहलाता है। परसेंटेज ये हो गया। अब प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज आपने मालूम करना है, ठीक है। तो एक बात याद रखें कि चाहे प्रॉफिट मालूम करना है चाहे लॉस मालूम करना है, दोनों आप किस चीज़ से मालूम करोगे, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितने का आपने ख़रीदा है। फॉर एग्जांपल हम एक चीज़ लेते हैं 1000 रुपये का, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। तो इसी के ऊपर हमें प्रॉफिट भी पता चलेगा और लॉस भी पता चलेगा। अब हमने इसे 1000 का लिया और हमने इसको भेजा, सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गया 1500। अब हमें प्रॉफिट पहले मालूम करना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए पहले प्रॉफिट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस जो कि 1500 है
माइनस कॉस्ट प्राइस जो कि 1000 है इज इक्वल टू 1500 में से 1000 गए 500। हमारा प्रॉफिट क्या हुआ 500। अब हम इसका परसेंटेज मालूम करेंगे, जो प्रॉफिट हमें हुआ है वो कितना परसेंट हमें प्रॉफिट हुआ है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को लिखेंगे जो कि हमने प्रॉफिट के फार्मूले से फाइंड आउट किया 500 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस जो कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन होता है 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब चाहे आप पहले 500 को मल्टीप्लाई करें 100 से, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर, और इसको डिवाइड करें फिर डिवाइडेड बाय 1000, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दे तो आप देखेंगे कि ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरोज़ को कट के ये 10 है, ये 50 है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, 10 × 10, 10 5 = 50, और ये वाला 0 इस 50 से मिला दो तो 10 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू 500। तो देख ली, मैं आपको अभी हल करके भी दिखा देती हूँ। ये देखें, तो ये इस तरह से आपका आंसर क्या हुआ, आपका परसेंटेज कितना है, आपका परसेंटेज 50 है। 50% जो आपने पैसे लगाए थे उसका 50% यानी आपको फ़ायदा हुआ है, ठीक है। ये हो गया, हमने मालूम कर दिया प्रॉफिट परसेंटेज। अब फॉर एग्जांपल हमारा कॉस्ट प्राइस है 1500 और सेलिंग प्राइस है 1000, तो हमें क्या हुआ है, लॉस कितना हुआ है पहले वो पता करना है। कॉस्ट प्राइस लिखना है माइनस सेलिंग प्राइस लिखना है, आंसर 500 होगा। तो अब हमने क्या करना है, लॉस लिखना है जो कि 500 हमें लॉस हुआ है, फिर कॉस्ट प्राइस लिखना है, कॉस्ट प्राइस हमें कितना हुआ है 1500। अब देखो वहाँ पे हमने कॉस्ट प्राइस 1000 लिखा क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट प्राइस 1000 था, मल्टीप्लाई बाय 100। अब 500 को आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से, ठीक है, या फिर आप पहले इस तरह से भी कर सकते हो कि 500 को आप डिवाइड करो 1500 से, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 लगा के इशारिया देंगे और यहाँ पे फिर 0 लगाएंगे। अब ये कितने हो गए 5000, ये कितने हैं 1500। 1500 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 5000 आएंगे, 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4500 आएगा, और कितना बाकी रह जाएगा 500। एंड फिर से हम इसको यहाँ पे क्योंकि डॉट लगा चुके तो यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे और फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 355 एंड इसी तरह से ये चलता रहेगा, ठीक है। तो 0.33 है। अब आप इस 0.33 को मल्टीप्लाई करें 100 से। ये दोनों तरीके आप कर सकते हो, लेकिन वो तरीका ज़्यादा इजी है, ठीक है। जहाँ पे आप पहले 500 को 1000 से 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें क्या होगा, 500 एक बढ़ जाएगा, तो 0.33 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये 0 सबसे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 0 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो सब 0 हो जाएगा, एंड फिर 1 मल्टीप्लाई होगा, 3 1 = 3, 3 1 = 3 और 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो 0 कितने नंबर्स के बाद है, 2 नंबर्स के बाद, तो यहाँ पे पहला 0, दूसरा 0, 3 एंड फिर 3। इस 0 को हम लिखेंगे नहीं क्योंकि ये 3 से पहले है, तो ये इसका कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, फिर डॉट यहाँ पे 1 2 नंबर के बाद, तो यहाँ पे 2 नंबर छोड़ के डॉट लगा देंगे जो कि है 33%। ये भी आपका सही तरीका है। अब देखो मैंने 33% फाइंड आउट कर लिया इस तरीके से, लेकिन हम ऐसे भी कर सकते हैं 500 मल्टीप्लाई बाय 100। ये आसान है उनके लिए जो मैथ में थोड़ा सा कमज़ोर है, तो वो पहले 500 को 100 से मल्टीप्लाई कर ले, इस तरह से उनके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। 50,000 हो गया। अब 50,000 को आप डिवाइड करेंगे 1500 से,
ठीक है। तो ये हमारे पास 2 ज़ीरो कट गए, यहाँ पे 2 ज़ीरो कट गए। ये है 50, ये है 15, तो ये 500 है, ठीक है। तो 15 को जब आप सॉरी आप 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आपके पास आ जाएगा 45, ठीक है। लेकिन अगर आप 15 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास $495 आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, अब क्योंकि 495 आ रहा है तो इसका मतलब हमारे पास अब भी 5 मोर नंबर्स बाकी रह जाते हैं, ठीक है, जो इससे कम है, 500 से कम है। 500 से कम है हमारा आंसर। हमने क्या किया, 33 से मल्टीप्लाई किया 15 को, ठीक है, 15 को 33 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा कचरा हो गया। आप फिर ऐसे कर लें। अब क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो आप इस तरह से क्रॉस कटिंग से ज़्यादा बेटर है कि आप प्रॉपर डिवाइड कर लें, ठीक है। मैं इसलिए ये कर रही हूँ। फिर जो वो लर्नर्स जो जिनकी मैथ कमज़ोर है या बेसिक्स में उनकी इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हुई तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। आप यू भी कट कर सकते हो, लेकिन अगर यू कट करने में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, जैसे कि अभी थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना मेरे लिए भी मुश्किल था, तो आप उसे प्रॉपर डिवाइड कर लें, ठीक है। ये 15 है, 15 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 45। 50 से 45 के कितने बचेंगे, 5, और ये 0 नीचे आ गए। तो अगेन 15 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 45। क्या आया नीचे, 5 बच गया। यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 लगाया। अगेन 50 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 45, अगेन 5 रह गया। अब जो पहले मैंने आपको सॉल्व करके दिया था उसमें क्या आया था, 33% आंसर आ गया था, ठीक है। और अब यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 33.3। अच्छा, अब आप ये सोचेंगे कि भाई मिस ने तो कहा था कि दोनों में आंसर सेम आएंगे, यहाँ पे तो चेंज आ गया। आंसर क्या आया, 33.3। हमें पता है कि हम पॉइंट के बाद का जो नंबर है उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। राउंड ऑफ का मतलब ये होता है कि हम इसे देखते हैं इस नंबर को, अगर तो ये 5 या उससे बड़ा, 5 से लेकर 9 तक, ठीक है, कोई भी नंबर हुआ तो हम क्या करेंगे, इसको मिटा के यहाँ पे +1 कर देंगे। 33 से 33 + 1 मतलब 34 कर देंगे, ठीक है, अगर 5 या 5 से बड़ा हुआ। लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद हमारे पास क्या है, 3 है, जो कि 5 से छोटे नंबर है। और अगर 5 से छोटे नंबर हो, यहाँ पे तो +1 कर देंगे उसको रिमूव करने के लिए, जिसे कहते हैं राउंड ऑफ। लेकिन अगर छोटे नंबर हुए तो यहाँ पे कुछ भी प्लस नहीं होगा। तो हम इस 33.3 को राउंड ऑफ कर देंगे और हमारा आंसर क्या आएगा, 33। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ समझाना है। फॉर एग्जांपल यही सवाल बिल्कुल इसी तरह से आपके उसमें आता है, ऑब्जेक्टिव्स में आता है। और नीचे ऑप्शंस में, अगर ऑप्शन में आपके पास 33.3 था और तो आपने उसको टिक करना है, ठीक है। आपका अगर 33 आ गया है आंसर, फिर भी आपने 33.3 को टिक करना है, इन केस अगर 33 नहीं लिखा था, ठीक है। और अगर उन्होंने 33 ही लिखा था और आपका आंसर 33.3 आ गया, तब आपने 33 को लेना है। लेकिन इन केस आपका आंसर आता है 33.5,
और वहाँ ऑप्शंस में एक होता है 33, एक होता है 34, एक होता है 30। अब आप कौन सा लेंगे? 33? नहीं, क्योंकि ये 5 है, ये राउंड ऑफ होके यहाँ पे +1 कर देगा जो कि इसे 34 बना देगा। तो सही जवाब फिर होगा 34। तो इस तरह से आपने करना है और इसको प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा अच्छे से, यानी आप इसे प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा जल्दी से क्वेश्चन करने के लिए और ज़्यादा सही जवाब पाने के लिए आपने इसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना है एंड प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज। इसके लिए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे क्लास 8 के बुक में, यूनिट नंबर 4 में आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ पे जाके आपने वो क्वेश्चंस लेने और उनको सॉल्व करके देखना है। जब उनको सॉल्व कर लिया फिर खुद से बनाए क्वेश्चंस और उनको सॉल्व करें। तो इस तरह से क्या होगा, जब आप उसे प्रैक्टिस करेंगे, हफ्ते में एक बार प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। हर चीज़ जो आप पढ़ते हो, खासकर वो जिनको आपने सॉल्व करना होता है या जिनको आपने याद करना होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि SP का मतलब है सेलिंग प्राइस, CP का मतलब है कॉस्ट प्राइस। तो ऐसे चीज़ों को आप हफ्ते में एक दफ़ा रिवाइज कर ले, इस तरह से बस आपको याद रह जाएगा, फिर आप पेपर के टाइम कंफ्यूज नहीं होगे। तो ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको सिखाऊंगी पार्टनरशिप में किसी का परसेंटेज। फॉर एग्जांपल 2 पार्टनर्स है A एंड B, उन दोनों का जो परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज या फिर उनका प्रॉफिट या फिर लॉस, ठीक है। यानी अगर उन्हें कारोबार में प्रॉफिट हुआ है तो A को कितना मिलेगा प्रॉफिट में से और B को कितना मिलेगा। अगर लॉस हुआ है तो A के कितने पैसे डूब गए और B के कितने पैसे डूब गए, ये पता करना। इस तरह के सवाल भी आपके आते हैं कि 2 लोगों ने एक कारोबार शुरू किया और कारोबार में उनको इतना नुकसान हुआ, बताओ इसमें से A का कितना नुकसान हुआ और B का, जबकि A ने इतने पैसे लगाए थे और B ने इतने पैसे लगाए थे। तो और नीचे आपके पास जवाब होंगे, सही जवाब बता दो। तो वो हम सीखेंगे पार्टनरशिप में प्रॉफिट और लॉस और पार्टनरशिप में प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। ये जो है आपका सिंगल जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो, कोई एक बंदा कारोबार करे, उसको लॉस और प्रॉफिट कितना हुआ, फिर उसका लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, ये उसके लिए यूज़ होता है। लेकिन जब 2 लोग कारोबार करेंगे तो उसके हिसाब से पहले और दूसरे शरीक को कितना फ़ायदा कितना नुकसान हुआ है वो हम सीखेंगे। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है और आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरा जैज़ कैश अकाउंट आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, तो आप वहाँ से एज मच एज आप सपोर्ट करना चाहते हैं सपोर्ट कर सकते हैं। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है और चैनल को चलाने में मुझे बहुत हेल्प करेगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पे मिल जाए। आप सबसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।